डिग डीसीपी डिग डीसीपी। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी डिग डीसीपी डिग डीसीपी। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी डिग डीसीपी डिग डीसीपी। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी। हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है अभिषेक कपिल और मैं हूं आपका कॉमर्स टीचर। मैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज डिटेल में पढ़ाता हूं। आज की क्लास में मैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट उसको कंटिन्यू कराऊंगा और आज की क्लास में मैं समझाऊंगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा क्लास को शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए। इससे पहले मैं आपको मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, किसी ना किसी दुनिया में इतने सारे बिजनेस होते हैं और हर बिजनेस का कुछ ना कुछ गोल होता है। हर बिजनेस का कुछ ना कुछ गोल होता है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, यानी कि उस गोल को अचीव करना चाहता है। अचीव कैसे किया जाता है? जब मैनेजमेंट बिजनेस में आता है। मैनेज यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस का गोल अचीव करवाता है। साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल टर्म्स में बिल्कुल, जब अपने एम्प्लॉयज से काम करवाकर बिजनेस का गोल अचीव करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। एक बार फिर बोलूंगा, जब अपने एम्प्लॉयज से काम करवाकर अपनी बिजनेस का गोल अचीव करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश में जब हमने डेफिनेशन बनाई थी लास्ट क्लास में तो वो कुछ ये थी कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों से काम करवाना। दूसरे मतलब एम्प्लॉयज से काम करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग। एम क्या है? लक्ष्य क्या है? अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है सीरीज ऑफ एक्शंस दैट वी डू फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसका क्या मतलब हुआ? पर्टिकुलर पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, प्रोसेस किसको कहा जाता है? प्रोसेस उसे कहा जाता है जब हम कुछ क्रियाएं करते हैं यानी कि कुछ एक्शन लेते हैं ताकि एक पर्टिकुलर पर्पस को पूरा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इस क्लास का, इस रूम का फैन ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा? उठूंगा, चलकर जाऊंगा, उस स्विच बोर्ड में बटन दबाऊंगा, तब जाकर फैन ऑन होगा। तो जो सीरीज ऑफ एक्शन था वो क्या था? मैं उठा, चलकर गया, बटन दबाया। मेरा पर्पस क्या अचीव हुआ? कि फैन ऑन हो गया। तो किसी पर्पस को पूरा करने के लिए जो हमने एक्शंस लिए उसको कहा जाता है प्रोसेस। उस पूरे एक्शंस को कहा जाएगा कंबाइनली प्रोसेस कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट को भी हमने प्रोसेस बोला है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ सीरीज ऑफ एक्शन है। मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर पर्पस है। बिल्कुल है। सीरीज ऑफ एक्शन क्या है? जब मैनेजर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करता है तो उसको सीरीज ऑफ एक्शन कहा जाता है। और पर्टिकुलर पर्पस क्या है? पर्टिकुलर पर्पस हो गया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना। यह है मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। यानी कौन करता है? ये जो है कौन करता है? एम्प्लॉइज। गेटिंग थिंग्स डन यानी कि काम करवाना थ्रू अदर, दूसरों से। दूसरे कौन? मतलब एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की बात हो रही है। एम क्या है काम करवाने का? काम करवाने का एम है, लक्ष्य है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। इफेक्टिवली मतलब काम टाइम पे पूरा हो जाए। एफिशिएंटली का मतलब कम खर्चे पे काम पूरा कर लिया जाए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर। मैनेजमेंट, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें दो या तीन कह लीजिए, मुख्य तौर पे तीन वर्ड्स आ रहे हैं। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रोसेस मैंने जस्ट अभी आपको समझा दिया है क्या होता है। गोल का मतलब क्या है? गोल का मतलब वही है लक्ष्य। हर बिजनेस का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, हर बिजनेस का कुछ ना कुछ टारगेट होता है, गोल होता है। ओरिएंटेड का मतलब रुचि रखना, किसी में, किसी चीज में रुचि रखना, यानी कि इंटरेस्ट होना। इंटरेस्ट होना, हम कहते हैं ना फलाने बंदे का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है या फलाने बंदे का वीडियो गेम खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो हो गया उसकी ओरिएंटेशन। तो मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजमेंट है उसकी रुचि किस चीज में रहती है? उसका इंटरेस्ट रहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाना। इसलिए इसको कहा गया मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है ना? ये डेफिनेशन से भी हमको क्लियर हो गया था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो दूसरों से काम करवाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाता है।
इसलिए पहला फीचर जो है वो इसी पर बना दिया गया है कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब नोट्स में पढ़ लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स। ये एक उसका उदाहरण दे रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन का। हम सभी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल जरूर होता है। विच आर द रीजन, जो उसका कारण है एग्जिस्टेंस का, यानी कि उसके वजूद का कारण है बने रहने का। मान लो कोई बिजनेस है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो क्या वो बिजनेस चल पाएगा? इसको इस तरीके से देखो, एक जहाज है जो अपने बंदरगाह से निकल गया है और चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, पानी का जहाज चले जा रहा है, चले जा रहा है, कहां जाना है उसको नहीं पता, तो क्या वो कहीं पे पहुंच भी पाएगा? कहीं नहीं पहुंच पाएगा, तो डूब जाएगा या किसी टापू पे जाके फंस जाएगा। इसी प्रकार हर बिजनेस का एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है, एक गोल होता है। अगर गोल नहीं हुआ तो वो बिजनेस भी ठप हो जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज को यही नहीं पता होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करने आए हैं। तो जब तक एम्प्लॉयज को पता नहीं होगा तो काम कैसे चालू होगा। इसी प्रकार बोला गया है हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है और यही गोल उसकी वजूद का, उसके एग्जिस्टेंस का कारण होता है। ये जो गोल है, दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। ये जो गोल है वो सिंपल होने चाहिए और साधारण शब्दों में लिखे हुए होने चाहिए, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। हर किसी को मतलब उसके एम्प्लॉयज को, जो जो अंदर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको समझ में आ जाए। इस तरीके से लिखे हुए होने चाहिए। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने ना एक क्लास ली है। देखो बच्चों, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैं ना बिजनेस स्टडीज में हर चैप्टर से पहले क्या करवाता हूँ, एक एग्जाम्पल कराता हूँ, जिसका नाम दिया है मैंने मेगा एग्जाम्पल, क्योंकि थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल होता है वो। हर चैप्टर से पहले कराता हूँ। उस एग्जाम्पल को समझने के बाद ना, जब आप फोकस के साथ उस एग्जाम्पल को सुनेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूंगा और आपको सुनना है, और मैं कुछ विजुलाइज भी कराऊंगा आपको फोटो के द्वारा। जब आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो ये मान के चलिए आपको एंटायर चैप्टर समझ में आ गया है। जब हम नोट्स में पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, तो बहुत आसान लगेगी हमें चीजें, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, ये तो चीज हमने पढ़ी थी अभी एग्जाम्पल में, ऐसा ही तो रियल वर्ल्ड में भी होता है और वही किताबों में लिखा गया है। तो ये जो मैंने आपके आगे शीट रखी है अभी, ये उसी का एग्जाम्पल है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो क्लास आप जरूर देखें। मैं ऑलरेडी वो क्लास करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। पहले वो क्लास लें। उस क्लास को जब मैंने एग्जाम्पल करा लिया, उस एग्जाम्पल के बाद मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की डेफिनेशन डिटेल में समझाई थी आपको। तो आप वो क्लास पहले लें, उसके बाद इस क्लास पर आए। ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने वो क्लास ऑलरेडी ली है उनको पता होगा कि जो मेरा एग्जाम्पल था उसमें मैंने क्या बताया था। मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, इनसे गुप्त मीटिंग करके मैंने क्या बताया था इनको, कि हम, जो हमारी कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, इसका उद्देश्य था कि हम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे एट रीजनेबल कॉस्ट पे, यानी कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे कम से कम खर्चों पर। ये मैंने बताया था। अगर मैं इनको नहीं बताता, मिस्टर ए, बी, सी, डी, इन सबको नहीं बताता कि हमारा गोल क्या है, तो क्या ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर दे पाते? नहीं दे पाते। क्या ये रीजनेबल यानी कम खर्चे पे काम कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। तो तभी बोला गया है कि सिंपल टर्म्स में होना चाहिए। तो इससे सिंपल क्या हो सकता है कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे एट रीजनेबल कॉस्ट पर। इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। और क्लियरली लिखा हुआ, स्टेटेड का मतलब क्लियरली लिखा गया है, सामने है। इसलिए बोला गया था कि दिस का मतलब जो गोल्स की बात कर रहा है, गोल्स शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। देखो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबके अलग अलग गोल होते हैं। जैसे कि बात करूं मैं अगर जियो का, जो मुकेश अंबानी कंपनी है, जियो, रिलायंस, इसका क्या काम है? इसका काम है इंडिया को डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाना, यानी कि हर तरफ इंटरनेट हो, स्मार्ट टीवी हो, स्मार्टफोन हो, जियो ही जियो हो हर तरफ। तो ये इनका उद्देश्य है। और जो एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आए, यानी कि जो चारों तरफ गाड़ियां हो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हो, ताकि हरियाली रहे चारों तरफ, पॉल्यूशन खत्म हो जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग उद्देश्य होता है, ये उस उद्देश्य की बात कर रहा है। मैनेजमेंट यूनाइट्स का मतलब एकजुट करना, एफर्ट का मतलब मेहनत, डिफरेंट इंडिविजुअल यानी कि ये एम्प्लॉइज की बात कर रहा है, वर्कर्स की बात कर रहा है, इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को यूनाइट करना, यानी कि एकजुट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। मैनेजमेंट का काम ही यही है ना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज से काम करवाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाता है। ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला फीचर कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसको मैंने आपको डिटेल में अभी समझाया है।
ठीक है जी, अब हम चलेंगे अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, अगले फीचर की तरफ। उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं अगर कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। Why is it said that management is a goal oriented process? वो पूरा पैराग्राफ जो आपको समझाया है वही आपको इसमें लिखना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस यूज्ड इन द स्टेटमेंट। प्रोसेस का मतलब आपको बताया था ना मैंने, तो ये उसी की बात कर रहा है। प्रोसेस क्या है वो बताइए। हाउ इज मैनेजमेंट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? वही चीज आ गई है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इसको बताइए। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी अभी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है अभी। अगला फीचर आ गया है जी। अगला फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब है, जो परवेसिव है ना, इसका मतलब ये मान लो ये हर जगह मिलेगा। मैनेजमेंट परवेसिव का मतलब हर जगह मिलेगा। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव यानी कि मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को देखो मैं इस तरीके से भी लिखा करूंगा, ये एब्रीविएशन हो गई, ठीक है। जो मैनेजमेंट है ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा और हर कंट्री में मिलेगा। इसको समझाता हूं। देखो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है। एक होती है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ORG लिखा है इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन। एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और एक होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है? जो प्रॉफिट कमाना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है। जैसे कि एक पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल बेचा जाता है, पेट्रोल पंप में, है ना। एक रेस्टोरेंट है जहां पर खाना दिया जाता है और पैसे लिए जाते हैं। एक जिम मान लीजिए, जिम है, जिम में भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है और प्रॉफिट कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से इनका लेना देना कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करती हैं, यानी कि सोशल वर्क करते हैं। इसमें आ जाता है बेसिकली NGO, नॉट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम, ये उसकी बात करी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे कि आ गई आपकी बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, ये उसकी बात करी जा रही है। ये जो तीनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये जो तीनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, अपना अपना गोल होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है? इनका गोल है प्रॉफिट कमाना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है? इनका काम है समाज सेवा करना, सोशल वर्क करना। और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम है चुनाव जीतना, इलेक्शन जीतना। इसलिए अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले मैंने कि मैनेजमेंट बिजनेस का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाता है। इनका भी गोल है, इनका भी गोल है, इनका भी गोल है। तो ये गोल अचीव कौन करवाता है? मैनेजमेंट। ये गोल कौन अचीव करवाता है? मैनेजमेंट। इसलिए लिखा गया ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये हर कंट्री में मिलेगा, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे USA हो, या कोई भी कंट्री हो, ये आपको हर जगह मिलेगा। इनके काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मैनेजर जो है वो अलग तरीके से काम कर रहा हो इंडिया में, जापान में अलग तरीके से काम कर रहा हो, USA में अलग तरीके से काम कर रहा हो, मगर काम क्या कर रहा होगा? गोल अचीव करवा रहा होगा। इस गोल को अचीव करने के लिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर गोल अचीव करवाने होंगे। इसलिए कहा गया है कि हर कंट्री में इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखो हर कंट्री में क्यों जरूरत पड़ती होगी? क्योंकि हर कंट्री में बिजनेस चलता है, हर कंट्री में बिजनेस होता है, और बिजनेस में गोल अचीव करवाने होते हैं। तो गोल अचीव कौन करवाता है? मैनेजमेंट करवाता है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। The activities involved in managing an enterprise are common to all the organization, whether economic, social or political. इसमें ये कहा गया है चाहे ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है मैनेज करने के लिए किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो कॉमन है, सेम है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल। कहने का मतलब मैनेजमेंट आपको हर जगह मिलेगा।
मैनेज कौन करता है? एंटरप्राइज को मैनेजमेंट करता है ना, तो यही बोला गया मैनेजमेंट आपको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हर जगह मिलेगा। अब वो एक चीज इसमें भी बोल दी गई है अगली लाइन में, अ पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल और स्कूल नीड्स टू बी मैनेज, यानी कि चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, उनको भी मैनेज करना होता है, क्योंकि उनके भी अपने अपने गोल होते हैं, इसलिए उनको भी मैनेज करना पड़ता है मैनेजमेंट के द्वारा। What managers do in India, the USA, Germany, Japan is the same. जो मैनेजर करता है ना इंडिया में वही यूएसए में करता है, जर्मनी में भी वही करता है, जापान में भी वो करता है, यानी कि गोल्स अचीव करवाता है। अगली लाइन क्या कह रहा है? हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। करने का तरीका अलग हो सकता है, गोल को अचीव सभी करवा रहे हैं मगर गोल अचीव कराने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों है कि भाई जापान का तरीका अलग है, इंडिया का अलग है, जर्मनी का अलग है? दिस डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, इस वजह से तरीके अलग हैं गोल अचीव कराने के। देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं। एक इंडियन व्लॉगर है, वो जापान में जॉब करता है, उसका व्लॉग देख रहा था मैं। उसने पहले इंडिया में जॉब करी थी, तो जो यहाँ पर जनरली टाइम होता है जॉब करने का वो होता है सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो उसको इंडिया की आदत थी, जनरली क्या होता है 4:30 बजे ही इंसान उठ के जाने लगता है, जॉब से 4:30 बजे तक निकल जाता है, 5 बजे का वेट नहीं करता है। सेम चीज अप्लाई कर रहा था वो जापान में। जापान में क्या है 6 बजे तक की टाइमिंग है, शाम के 6 बजे तक टाइमिंग है। तो वो 5:30 बजे उठ गया, और जैसे उठा तो बाकी के एम्प्लॉइज उसको घूरने लगे, कर क्या रहा है भाई ये? तो वो नीचे बैठ गया। अब वो बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए, कोई जा ही नहीं रहा। 7 बजे के बाद धीरे धीरे लोग उठे, तब जाना शुरू हुए। तो ये उसकी लर्निंग थी, ये उनके वहां पर काम करने का तरीका था। जापान वाले भी गोल अचीव कर रहे हैं, इंडिया में भी गोल अचीव हो रहा है, मगर उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। बुलेट ट्रेन का भी एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने इंडिया में ट्रेन में कभी ट्रेवल करा हो तो आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि फलानी ट्रेन इतने घंटे लेट हो गई, 2 घंटा लेट हो गई, कई बार तो एक दिन लेट हो जाती है। जो जापान की जो बुलेट ट्रेन ना, ये फेमस इसलिए है कि ये या तो लेट नहीं होती है, अगर लेट होती भी है तो 20-30 सेकंड के लिए लेट होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए लेट होती है। उसके लिए भी इन्होंने एक काउंटर बना दिया है कि अगर आप स्लिप लेना चाहते हैं कि हाँ हमारी जो ट्रेन थी लेट हो गई थी, तो वहां पर स्लिप ले सकते हैं, ताकि जो कोई इंप्लॉय अगर ट्रैवल कर रहा था तो वो स्लिप ले लेगा काउंटर से जाके कि हाँ भाई हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। फिर जब वो अपनी कंपनी में जाएगा जॉब के लिए, वहां पर दिखा देगा कि मैं लेट इसलिए आया हूँ, क्योंकि वो टाइमिंग के बड़े वो रहते हैं पाबंद कि लेट क्यों आया, तो वो दिखा देगा स्लिप कि मैं इसलिए लेट आया हूँ 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। मतलब इतनी छोटी छोटी बारीकियों पर भी उन्होंने ध्यान दे रखा है। तो ये उनके काम करने का तरीका है, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मगर वहां पर भी गोल अचीव हो रहे हैं, इंडिया में भी गोल अचीव हो रहे हैं, और जापान में भी तो हो ही रहे हैं, और यूएसए, जर्मनी, हर जगह पर गोल्स अचीव हो रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए क्या बोला गया है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट आपको हर जगह मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। पहले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। व्हाई इज इट सेड दैट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव? वही आंसर लिखना है जो अभी आपको पढ़ाया था। मैनेजमेंट इज यूनिफॉर्मली नीडेड एट ऑल द प्लेसेस, हर जगह जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की, सेम आंसर है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, विच फीचर इज हाईलाइटेड? वही फीचर हो गया ना, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो अगर आपको मैनेजमेंट को जानना है, समझना है, तो आपको 3 चीजों को पढ़ना पड़ेगा। 3 ऐसे डायमेंशन है जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इनके तीनों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, इसको मैं आपको पहले समझाता हूं अपने तरीके से। देखो वर्क क्या होता है? काम। ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है, एक हॉस्पिटल है, एक आपका स्कूल है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल पंप का। ठीक है जी। जो रेस्टोरेंट है उसका काम क्या है? उसका काम है खाना प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, यानी कि ठीक करना, यानी कि उसका इलाज करना। स्कूल का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। पेट्रोल पंप का काम है पेट्रोल या फिर डीजल ये प्रोवाइड करना। ये इनका काम है, ये इनका काम है। तो ये क्या मैं ये मान सकता हूं इनका गोल भी यही है? रेस्टोरेंट का गोल भी तो यही होगा ना कि खाना बनाना है और खाना बनाकर बेचना है। हॉस्पिटल का काम क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना। ये इसका गोल है ना कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ठीक किया जाए। स्कूल का क्या गोल है? स्कूल का गोल है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, और पेट्रोल पंप का गोल है कि पेट्रोल और डीजल को बेचना है। ठीक है, प्रोवाइड करना है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी
कि मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है गोल अचीव करवाना। तो कहने का मतलब यह हुआ, चाहे रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, पेट्रोल पंप हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर गोल कौन अचीव कराता है? वहां पर गोल अचीव कराता है मैनेजमेंट। मगर मैनेजमेंट किस तरीके से गोल को अचीव कराता है? मैनेजमेंट क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज से काम करवाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाता है। जब एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तो कुछ रिसोर्सिस की जरूरत पड़ती है, कुछ रिसोर्सिस की जरूरत पड़ती है, कुछ कह लीजिए काफी रिसोर्सिस की जरूरत पड़ती है। रिसोर्सिस को मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, 4M होते हैं। पहला M होता है मैन यानी कि वर्कर्स, दूसरा होता है मनी यानी कि पैसा, तीसरा M होता है मशीन, और चौथा M होता है मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल। ये सारे रिसोर्सेज हैं, एक बिजनेस को रन करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अब ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट। ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट। क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि एम्प्लॉयज से काम करवाकर ये गोल्स अचीव किए जा सके। एम्प्लॉयज से काम करवाकर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किए जा सके। ठीक है जी। तो यही बात मैनेजमेंट ऑफ वर्क में बताई गई है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कुछ काम होता है। मैनेजमेंट क्या करता है? उस काम को गोल बना लेता है, उस काम को गोल बना लेता है और फिर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि उन गोल्स को अचीव किया जा सके। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो इसको पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर डूइंग सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जाता है, गारमेंट की दुकान पर कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करी जाती है, यानी कि कोई शर्ट मांग रहा है, कोई पैंट मांग रहा है, कोई जींस की पैंट मांग रहा है, तो वो प्रोवाइड करी जाती है, उसको सेटिस्फाई किया जाता है। इन हॉस्पिटल पेशेंट इज ट्रीटेड। हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट करा जाता है, उसको ठीक किया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट क्या करता है? इन कामों को, ये जो वर्क है ना, मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव। मैनेजमेंट क्या करता है? जितने भी काम है, ये जो ऊपर काम गिनवाए गए हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? मैनेजमेंट उन कामों को ट्रांसलेट कर लेता है, यानी कि बदल देता है गोल्स में, जो अचीव करने हैं गोल्स, उनमें ट्रांसलेट कर लेता है, यानी कि बदल देता है। और मींस का मतलब क्या होता है? मींस का मतलब होता है रिसोर्सेज। असाइन का मतलब सौंपना या प्रोवाइड करना। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मींस प्रोवाइड करता है ताकि इन गोल्स को, ये जो गोल्स हैं, इनको अचीव किया जा सके। ये जो मैंने नीचे बताया था ना, वही बात इसमें बोली गई है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना काम होता है। मैनेजमेंट क्या करता है? इन कामों को अपना गोल बना लेता है, गोल में बदल देता है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मैन यानी कि वर्कर्स, मनी, मशीन और मटेरियल, रॉ मटेरियल। ये कौन प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किए जा सके। ठीक है जी। तो अब हम करेंगे अगला डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अभी ना ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा, तो अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अब मैं क्या कराने वाला हूं? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक बात बताओ, एक मशीन है, कोई मशीन से काम करवाना कितना आसान है? स्विच ऑन करा, मशीन अपना काम करेगी, स्विच ऑफ करा, मशीन अपना काम करना बंद कर देगी। तो क्या इंसानों से भी हम इसी प्रकार से काम करवा सकते हैं, इसी तरह काम करवा सकते हैं कि स्विच ऑन करा वो काम करने लगेगा इंसान, स्विच ऑफ कर दिया वो काम करना बंद कर देगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है, इमोशंस होते हैं, बिहेवियर होता है, नीड्स होती हैं। इस वजह से एक बात बताओ, आपके क्लास में जब आपके टीचर आते हैं, स्कूल में आपके टीचर आते हैं आपकी क्लास में, उनको कितने टाइप के बच्चे दिखते होंगे? इतने सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं। कोई आलसी बच्चा है जिसको नींद आ रही है, कोई पढ़ाकू बच्चा है, कोई गुस्सा वाला बच्चा है, कोई एकदम से मजाकिया बच्चा है, कोई शैतान बच्चा है, कोई भोला बच्चा है। अलग अलग टाइप्स के बच्चे होते हैं। उन सभी से टीचर को डील करना होता है, उनको मैनेज करना होता है, और साथ ही साथ उनको एजुकेशन देनी होती है, यानी कि उनको पढ़ाना भी पड़ता है। इसी प्रकार सोचो, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कितने सारे एम्प्लॉइज उसमें काम कर रहे हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय कर रहे हैं, किसी में 200 कर रहे हैं, किसी में 2000 कर रहे हैं। और कुछ ही मैनेजर्स होते हैं जो उनसे डील करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूं आपको। देखो, एक मैनेजर है, एक मैनेजर है, उसके अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ये 5 लोग हैं। इनका बिहेवियर क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं पहले। मिस्टर ए जो हैं बड़े गुस्से वाले हैं, मिस्टर बी जो हैं वो आलसी हैं, मिस्टर सी जो हैं बड़े फनी हैं, मजाकिया हैं, दिन भर मजाक करते रहते हैं, और मिस्टर डी हैं ये इंट्रोवर्ट हैं, यानी कि
शर्मीले स्वभाव के, इनको बात करना लोगों से पसंद नहीं है। और मिस्टर ई जो हैं ये ब्रिलियंट हैं, यानी कि इनको एक बार कुछ भी सिखा दो ये काम सीख लेते हैं और अच्छे से काम करते हैं। ये इन सबका बिहेवियर है। इनकी नीड भी जान लेते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं ये मैनेजर के अंडर में, ये इन्होंने जॉब क्यों चुनी। मिस्टर ए का कहना है कि इनको हाई सैलरी मिल रही थी, ज्यादा सैलरी मिल रही थी, इसलिए इन्होंने ये जॉब चुनी। मिस्टर बी का कहना है कि इनको एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए इन्होंने ये जॉब चुनी। मिस्टर सी का कहना था कि इनको सैलरी भी अच्छी मिल रही थी और एक्सपीरियंस भी मिल रहा था, इसी वजह से इन्होंने ये जॉब चुनी। मिस्टर डी और ई का कहना था, इन दोनों का ही कहना था कि इन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन करी थी, इनको तो बस काम चाहिए था, इस वजह से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को चुना। ये इनकी नीड्स थी। ठीक है जी। तो एक मैनेजर है, इतने अलग अलग बिहेवियर वाले इंप्लॉइज को डील कर रहा है, इनकी सबकी नीड्स भी अलग अलग है, इनका व्यवहार अलग है, इनके बिहेवियर अलग है। तो एक ही मैनेजर को इतने सारे लोगों को, ये तो सिर्फ मैंने 5 इंप्लॉइज की बात करी है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है इंप्लॉइज का साइज बढ़ता जाता है, यानी कि 10, 20, 30 मैनेजर्स भी बढ़ते हैं, 2-3 मैनेजर हो जाते हैं, मगर कंपैरेटिवली जो इंप्लॉइज हैं वो ज्यादा होते हैं। इतने सारे इंप्लॉइज होंगे, इन सबसे डील करना पड़ता है, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है, कितना मुश्किल टास्क है, मगर ये करना पड़ता है मैनेजर्स को। अब जरा इस पर आ जाते हैं नोट्स पर। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेटेस्ट एसेट। इसमें बोला गया ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, जो मैंने रिसोर्सेज लिखवाया था उसमें लिखवाया था ना मैन, MAN मैन, ये उसी रिसोर्स की बात कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स, इंप्लॉइज की। ह्यूमन रिसोर्सेज आर और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेटेस्ट एसेट माना गया है। हालांकि आप टेक्निकली देखेंगे ना, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कभी भी एसेट नहीं माना जाता, मगर अभी तो हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एसेट माना गया है ह्यूमन रिसोर्स को, यानी कि इंप्लॉइज को। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। कितनी ही डेवलपमेंट हो जाए टेक्नोलॉजी में, मगर इंप्लॉइज से काम करवाना ये बहुत बड़ा टास्क रहता है, बहुत बड़ा काम रहता है किसी भी मैनेजर के लिए। भले ही कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच जाए, मगर काम तो इंप्लॉय करेगा ना। अब उस इंप्लॉय से काम करवाना बहुत बड़ा टास्क रहा है मैनेजर के लिए। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डिमेंशन। क्यों रहा है इतना बड़ा टास्क मैनेजर के लिए कि वो इंप्लॉय से काम करवा सके? इसके 2 डायमेंशन। पहला ये है, इट इंप्लाइज डीलिंग विद इंप्लॉइज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। अभी पढ़ाया था ना कि हर इंप्लॉय के अलग अलग नीड होती है, अलग अलग बिहेवियर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, मैनेजर को उन सबसे डील करना होता है। इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, उन सबसे डील करा जाएगा, अलग अलग नेचर है, अलग अलग बिहेवियर है, उन सबसे डील कराएगा, उनको मैनेज करेगा मैनेजर, तब जाके उनसे काम करवाएगा। इसलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क कहा गया है, मुश्किल काम कहा गया है। दूसरा डायमेंशन है इसका, वो ये है, पहले इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। आपने पुरानी फिल्मों में बहुत सुना होगा, एक डायलॉग आता था मजदूरों का या फिर लेबर जब इकट्ठी हो जाती थी, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरा करो, शंभू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये पुरानी फिल्मों का डायलॉग होता था। यानी कि जितने भी इंप्लॉइज थे, जितने भी वर्कर्स थे, वो एकजुट हो गए, उन्होंने ग्रुप बना लिया और अपनी डिमांड रख रहे हैं मैनेजर्स के आगे कि हमारी डिमांड को पूरी करो। तो एज ए मैनेजर उनको ग्रुप को भी डील करना पड़ता है, ग्रुप को भी मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें उसी की बात की गई है। It also means dealing with individual as a group of people. The task of manager is to make people work towards achieving the organization goals by, देखो ग्रुप से तो डील करना ही पड़ता है, मगर अल्टीमेटली जो लास्ट गोल क्या है उसका, मैनेजर का काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाना। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है एक गोल कैसे अचीव करवाता है, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव। जो उनकी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो उनका काम करने की ताकत है, उसको मजबूत करना, इफेक्टिव करना, प्रॉपर तरीके से काम करवाना, साथ ही साथ देयर वीकनेस इररिलेवेंट, उनकी वीकनेस को इररिलेवेंट कर देना। यानी कि अगर कोई वीकनेस है किसी इंप्लॉइज में, यानी कि वो काम नहीं करना चाहता है, आलसी है, उससे बात करना, उससे डिस्कस करना कि भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या तेरे को ट्रेनिंग की जरूरत है या तेरे को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, पता उसकी जो भी वीकनेस है उसको इररिलेवेंट करना, यानी कि हटा देना, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाना। ठीक है जी, तो ये था। अच्छा, इसमें लिज्जत पापड़ इधर मैंने लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? लिज्जत पापड़ का एग्जांपल लेता हूं। लिज्जत पापड़ की जो फैक्ट्री है ना, वहां पर रूल ये है, लिज्जत पापड़ की जो फैक्ट्री है उसमें सिर्फ महिलाएं यानी कि फीमेल्स काम करती है। वहां पर रूल ये है
कि कोई भी धीरे धीरे खुसर खुसर नहीं करेगा, यानी कि कम आवाज में बात नहीं करेगा। जो भी बात करनी है लाउडली करो, तेज आवाज में बात करो। ये लिज्जत पापड़ की फैक्ट्री का रूल है। इससे क्या होता है, क्योंकि जहां पर महिलाएं होती हैं, ये माना जाता है ना कि वो गॉसिप ज्यादा करती हैं, तो गॉसिप ज्यादा होगी तो काम नहीं होगा, तो काम ज्यादा हो इसलिए उन्होंने बोला जो भी बोलना है भाई तेज बोलना है, अगर खुसर खुसर करी तो पेनल्टी लग जाएगी। तो एज ए ग्रुप उन्होंने इस तरीके से डील करा, मैनेजर्स ने वहां के। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम आएंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको बताया था, मिस्टर ए, जो मैंने मेगा एग्जाम्पल कराया था लास्ट क्लास में, उसकी बात कर रहा हूं। मिस्टर ए के पास था ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, मिस्टर बी के पास था परचेज का डिपार्टमेंट, मिस्टर सी के पास था प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, डी के पास था मार्केटिंग का और ई के पास था सेल्स का। इन सबके अपने अपने डिपार्टमेंट थे। जब ये अपने अपने डिपार्टमेंट का सब काम करेंगे, सबने अपने अपने डिपार्टमेंट का काम पूरा करा, अच्छे से करा, तब अगर इन्होंने कर लिया तो मेरा जो गोल था प्रॉफिट कमाने का वो अचीव हो जाएगा। यानी कि मेरे को अगर गोल अचीव करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो सभी डिपार्टमेंट को, सभी ऑपरेशंस को अपना अपना काम करना होगा। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हीं को ऑपरेशंस का नाम दिया गया है। ठीक है ना। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल कब अचीव होगा, जब सभी ऑपरेशंस अपना अपना काम सही ढंग से पूरा करेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनी ऑपरेशंस इनकी बात कर रहा है। ये इतने सारे ऑपरेशन है, ह्यूमन रिसोर्स, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, मैनी ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज नीड टू बी कंडक्टेड, करने पड़ेंगे। क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, अकाउंटिंग। मैनेजमेंट इज नीडेड, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है टू मेक श्योर दैट ऑपरेशंस आर अकम्प्लिश्ड, ताकि अगर ऑपरेशन जो है वो अपना काम पूरा कर सके। अकम्प्लिश मतलब काम पूरा करना। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, काम पूरा तो करा है मगर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ये मैं काफी बार बता चुका हूं। इफेक्टिवली का मतलब टाइमली काम पूरा करना, एफिशिएंटली का मतलब कम लागत पर, कम खर्चे पे काम पूरा करना। ठीक है। तो मैनेजमेंट इज नीडेड, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि ऑपरेशंस को पूरा किया जा सके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो हमने ये जो मल्टी डायमेंशन हमने सीखा था, मैनेजमेंट इस मल्टी डायमेंशन थर्ड था, इसमें तीन थे डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तीनों को हमने पढ़ लिया है। इसके जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ये आप डायरेक्टली वहां से आंसर दे सकते हो। अगला जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला गया है मैनेजमेंट को। इसका भी मैं आपको बताता हूं आंसर। मैनेजर, मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजमेंट क्या करता है, इंप्लॉइज से काम करवाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कराता है। ठीक है, मगर जो इंप्लॉइज से काम करवाना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कराना, इसके लिए कुछ फंक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं मैनेजर को। वो फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस करने पड़ते हैं मैनेजर को ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का कब अचीव होगा? जब ये फंक्शंस किए जाएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मगर ये जो फंक्शंस है ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार करके छोड़ दिया, एक ही बार कर दिया बहुत है, ये लूप में चलते रहेंगे। जैसे कंट्रोलिंग खत्म हुआ दोबारा से प्लानिंग शुरू हो जाएगी, प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, फिर एक बार खत्म हो गया, कंट्रोलिंग तक आ गए, फिर दोबारा से ही हो जाएगा। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया आपने, प्लानिंग करके छोड़ दिया या ऑर्गेनाइजिंग करके छोड़ दिया, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली होते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अपने जो मेरा मेगा एग्जाम्पल था मैं वहां से देना चाहता हूं, वहां से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये था ना हमारा एग्जाम्पल, ये था हमारा एग्जाम्पल कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, ये अपना अपना काम कर रहे थे। मिस्टर ए को काम दिया था ह्यूमन रिसोर्स का, मैंने इनको कहा था 100 इंप्लॉइज लेकर आने हैं। तो इन्होंने कैसे काम करा था? अगर याद हो आपको, इन्होंने इस तरीके से काम करा था। मिस्टर ए का गोल था 100 वर्कर्स लेकर आना, तो इन्होंने भी प्लानिंग करी थी, इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग करी थी, स्टाफिंग करी थी, डायरेक्टिंग करी थी, कंट्रोलिंग करी थी। जब कंट्रोलिंग हो जाएगी तो दोबारा से उनको प्लानिंग करना होगा ह्यूमन रिसोर्स के लिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर मान लो इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट ने भी, मैं सबकी नहीं कर रहा, किसी एक डिपार्टमेंट ने भी अपना काम नहीं करा, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं करी, मान लो मिस्टर बी ने नहीं करी, तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था ये हमारा, ये अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिस्टर बी का काम था जो फर्नीचर बनेगा,
कुर्सियां और टेबल बनेगी, उसके लिए लकड़ियां लेकर आना, लकड़ियां लाना था इनका काम। अगर इन्होंने ये काम नहीं करा तो हमारा जो उद्देश्य था कि फर्नीचर मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, वो नहीं हो पाएगा पूरा, क्योंकि फर्नीचर किसका बनेगा? लकड़ी का। मगर मिस्टर बी ने अपना काम नहीं करा, लकड़ी नहीं लेकर आए, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, इसलिए बोला गया है कंटिन्यूअसली काम चलता रहेगा। मिस्टर ए बी सी डी ई, फिर ये लगातार अपना अपना काम करते जाएंगे। अब हम वापस आ जाते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट। कंपोजिट वही होती है कि जो अलग अलग चीजों से मिलकर बनती है, जैसे कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसकी बात कर रहा है। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस, लगातार होने वाली प्रोसेस है, कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो वही कह रहा है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार किया जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग को। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। सारे मैनेजर्स को करना पड़ता है। मिस्टर ए ने भी करा था, मिस्टर बी ने भी करा था, मिस्टर सी ने भी करा था। अगर आपने मेरी क्लास ली थी वाली, जो कि मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मेगा एग्जाम्पल मेरा जरूर करो, आपको वहां से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं हाउ इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यही सेम आंसर लिखा जाएगा। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कहां गया वो, ये आपको कहीं से लग नहीं रहा कि ये ग्रुप होगा? एक ग्रुप बन चुका है, थोड़ा इधर कर दो, ये एक ग्रुप है, मैनेजमेंट हो रही ना यहाँ पर। ये मैनेजर क्या कर रहा है? मैनेजमेंट अप्लाई कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, यानी कि इन एम्प्लॉइज से काम करवाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कराएगा। तो ये ग्रुप हो गया ना। इस ग्रुप में कौन कौन है? एक मैनेजर है, मिस्टर ए बी सी डी ई, ये हैं, ये सब हैं इसमें, ये एक ग्रुप बन गया है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप है, ग्रुप होता है। ग्रुप क्या होता है? जहां एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, उसको ग्रुप कह देंगे। अगर दो लोग भी होंगे, अगर एक मैनेजर होगा, अगर वो किसी एक एम्प्लॉय के साथ भी काम कर रहा है, तो ये भी एक ग्रुप है। तो मैनेजमेंट जहां होगा तो वहां पर समझ लेना ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, वहां पर एक ग्रुप तो बन ही गया है। तो ये इस वे में कह रहा है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। लॉजिकल बात है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग। एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्शन है, किसका? अलग अलग इंडिविजुअल्स का, अलग अलग इंप्लॉइज का, और उन इंप्लॉइज की अलग अलग नीड्स होती है, इच्छाएं होती है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस। हर मेंबर का, जो ग्रुप का जो मेंबर है, जैसे मिस्टर एबीसीडी, अभी एग्जांपल दिया मैंने, ये उनकी बात कर रहा है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस। सबका अलग अलग पर्पस है। मैंने बताया था ना, सबकी नीड अलग अलग है। कोई हाई सैलरी मिल रही है इस वजह से आया, तो कोई इसलिए आया क्योंकि उसको एक्सपीरियंस चाहिए था। तो सबकी अलग अलग नीड्स थी, अलग अलग पर्पस था। ठीक है ना? तो एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप, फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। भले ही उनकी नीड्स अलग अलग हो, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए काम कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का गोल अचीव किया जा सके। ठीक है ना? दिस रिक्वायर्ड टीम वर्क। इसके लिए टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। जब टीम वर्क होगा, यानी कि ऐसे टीम काम करेंगे, ऐसे ग्रुप काम करेंगे, तभी तो काम हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल बिठा के रखना। अब एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो तालमेल तो बिठाना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके काम पूरा हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन, ताकि जो कॉमन डायरेक्शन का मतलब कह रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसकी बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसकी बात कर रहा है। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल द मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स अपॉर्चुनिटीज चेंजेस। ठीक है? तो यही कह रहा है कि मैनेजमेंट ना, जो बाकी के जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनको ग्रो करने का मौका भी देगा ताकि वो भी डेवलप हो सके, और जो उनको भी यानी कि अपॉर्चुनिटी देगा, उनको ग्रो करवाएगा और उनको डेवलप करेगा। ये मैनेजमेंट का काम है। यानी कि अगर कोई इंप्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको प्रमोशन दो, उसकी सैलरी बढ़ाओ, अलग अलग तरीके से उसको ग्रो करवाएगा। ये मैनेजमेंट का काम है। तो ये ग्रुप एक्टिविटीज में आ जाता है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है जी? वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी, इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। तो बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ये समझाना चाहता हूं पहले।
बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसके वैसे दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमें अभी सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में जानना जरूरी है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये क्या होते हैं, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। सब कुछ क्लियर होगा, बस अभी लिखने दो पहले दो तीन चीजें मुझे। इसमें सबसे पहले आ जाता है सोसाइटी, फिर आ गया आपका सोसाइटी हो गया और देश की इकोनॉमी, और फिर आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, पॉलिटिक्स कह सकते हैं। ठीक है जी। किसी भी बिजनेस को जब चलाना होता है तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, ये बिजनेस पर कुछ ना कुछ असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मैं एक ना बिजनेस करना चाहता हूं। किस चीज का? मैं फर्नीचर बनाना चाहता हूं। फर्नीचर यानी कि कुर्सियां और टेबल बनाऊंगा। किस चीज की बनेंगी ये बनेंगी लकड़ी की। लकड़ी की फर्नीचर बनाई जाएंगी, कुर्सियां और टेबल होंगी लकड़ी की, यानी कि वुडन फर्नीचर होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, ये कैसे अफेक्ट करते हैं मेरे बिजनेस को। सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है? समाज, जहां पर लोग रहते हैं। बिजनेस भी समाज में किया जाता है ना। मेरा बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये सोसाइटी मेरा लकड़ी का माल खरीदते रहेंगे, यानी कि मेरा फर्नीचर खरीदते रहेंगे। सोसाइटी जब तक मेरा लकड़ी का फर्नीचर खरीदते रहेंगे तब तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा। मान लो ट्रेंड चेंज हो गया, ऐसा ट्रेंड आ गया कि अब सोसाइटी पक गई है लकड़ी का माल खरीदते खरीदते, लकड़ी की कुर्सियां टेबल खरीदते खरीदते पक गई है। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब ये चाहते हैं प्लास्टिक का, प्लास्टिक का फर्नीचर चाहते हैं। जिस दिन ट्रेंड चेंज होना शुरू होगा, समझ लो मेरा बिजनेस, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं लकड़ी से फर्नीचर, मगर अब जो सोसाइटी है उसको क्या चाहिए? सोसाइटी को चाहिए प्लास्टिक का। ठीक है जी। तो सोसाइटी ने इफेक्ट करा मेरे बिजनेस को? बिल्कुल करा। इकोनॉमी का बाद में बताता हूं, पहले पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। मेरा बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे फेवर वाली जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो रूल कर रही है, यानी कि वो सत्ता में है, उसकी सरकार है। मान लो एक दिन ऐसी सरकार चुन ली गई जिसका यह उद्देश्य है कि वो लकड़ी का फर्नीचर नहीं बनने देंगे, यानी कि वो, उनका मानना है कि हम पेड़ कटने नहीं देंगे, वो पेड़ नहीं कटने देंगे। वो उनका मानना है कि हम सेव ट्रीज वाला हिसाब है उनका, कि हम पेड़ कटने ही नहीं देंगे। तो जिस दिन ऐसी सरकार आ गई तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा ना, क्योंकि जो मैं फर्नीचर बनाता हूं, लकड़ी का बनाता हूं, लकड़ी कहां से आती है? पेड़ को काट कर। ठीक है जी। और इकोनॉमी का तो देखो ऐसा है, देश की इकोनॉमी अगर अच्छी है तो बिजनेस भी ग्रो करेगा। अगर देश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो बिजनेस भी ऊपर जाएंगे। अगर देश की इकोनॉमी यानी कि जीडीपी नीचे जा रही है तो इसका मतलब जो बिजनेस है वो भी नीचे की तरफ जाएंगे। तो इन सभी का कुछ ना कुछ असर पड़ता ही है हमारे बिजनेस पे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताया है। अलग अलग बिजनेस होते हैं, सब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता ही है। अब बात आती है, हम तो सीख रहे हैं कि मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन, तो इसमें मैनेजमेंट कहां है? अब मैनेजमेंट की एंट्री होती है। देखो मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो ये फैक्टर्स है ना, ये तीनों, इनको एनालाइज करना, इनको एनालाइज करना यानी इनके बारे में चिंतन करना, इनको देखना, इनको मॉनिटर करना, और फिर देखना कि क्या हमारे बिजनेस पर इसका अच्छा असर पड़ने वाला है इनका, या फिर बुरा असर पड़ने वाला है। अच्छा, अच्छा असर का मतलब यह हुआ कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जिस, मान लो अभी तक हम लकड़ी से फर्नीचर बना रहे थे, हमने बिजनेस को एनालाइज करा, अब हमको यह पता चला कि हम लकड़ी से अलमारी वगैरह भी बना के बेच सकते हैं। मार्केट में ट्रेंड है अलमारी का भी, तो हम वो भी बना के बेच सकते हैं, जिसको अलमीरा भी कहते हैं, तो हम वो भी बना के बेच सकते हैं। तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली। कब मिली? जब मैनेजमेंट ने एनालाइज करा बिजनेस के एनवायरनमेंट को। बुरा असर भी पड़ सकता है। बुरा असर मैंने आपको बता ही दिया, ये तीनों के केस में मैंने आपको बताया। सोसाइटी ने ट्रेंड चेंज कर दिया, वो प्लास्टिक का बनाना फर्नीचर चाहती है। तो अब मैनेजमेंट क्या करेगा? एक डायनामिक डिसीजन लेगा। अगर बुरा असर पड़ रहा है, अगर बुरा असर पड़ रहा है तो मैनेजमेंट को एक डायनामिक डिसीजन लेना होगा। हो सकता है जब
सोसाइटी ने चेंज करा, अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, अब उनको प्लास्टिक का फर्नीचर चाहिए, तो मैं भी चेंज हो जाऊं, मैं भी अपना बिजनेस चेंज कर लूं, मैं भी प्लास्टिक का फर्नीचर बनाने लगूं। तो ये क्या था, डायनामिक डिसीजन लिया मैंने कि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ मैंने भी खुद को चेंज करा। मैंने बिजनेस बंद नहीं करा, मैंने खुद को चेंज करा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को के तरीकों को चेंज करा। अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गई है ऐसी जो लकड़ी के यानी कि पेड़ कटने नहीं काटने दे रही है, यानी कि मेरा बिजनेस बंद हो सकता है, तो मैंने भी चेंज कर लिया अपने आप को। हो सकता है मैं प्लास्टिक का बनाने लग जाऊं इस केस में भी, ठीक है ना। तो जो मैनेजमेंट को, अब इसमें आपको ये समझना है कि मैनेजमेंट का काम क्या है। ये काम है मैनेजमेंट का कि एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस पर अच्छा असर पड़ने वाला है या बुरा असर पड़ने वाला है। अच्छा असर पड़ने वाला है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, यानी कि उसका फायदा उठाना। बुरा असर पड़ने वाला है तो हमें डायनामिक डिसीजन लेना है, खुद को बदलना है, बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ साथ। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं बुक की लैंग्वेज। तो जी नोट्स में लिखा है, बुक में लिखा है कि मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन एंड यानी कि कंटिन्यू है, मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है ना, मैनेजमेंट को खुद में बदलाव लाने होंगे उस चेंज के मुताबिक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं लकड़ी की क्या बनाता था, कुर्सियां और टेबल बनाता था और मार्केट में बेचता था, और जैसे ही ट्रेंड में चेंज आया, लोग सोसाइटी प्लास्टिक की तरफ जाने लगे कि हमको प्लास्टिक का क्या चाहिए था, फर्नीचर चाहिए था। तो मैंने डायनेमिक डिसीजन लिया, मैंने क्या लिया, डायनेमिक डिसीजन लिया कि मैं भी प्लास्टिक की कुर्सियां और टेबल बनाऊंगा, मैं भी प्लास्टिक का फर्नीचर बना के बेचूंगा। तो मैंने क्या करा, बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को बदला, अपने आप को मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल बदला। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट, इंटरैक्ट मतलब उसका रूबरू होना, किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल होना है, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ, अपने आप को बदलना होगा ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है, खुद को भी बदलना है, एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट की नीड है उसके अनुसार आपको बदलना होगा। वही एग्जांपल कि एनवायरनमेंट तो चाहता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या चाहता है कि प्लास्टिक का फर्नीचर चाहिए लोगों को, तो अब मुझे भी खुद को बदलना होगा अगर सक्सेसफुल होना है तो। वो एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया था। अब ये फोटोज आपको दिख रही होंगी, ये डेयरी मिल्क की, ये नोकिया की, इनका भी एग्जांपल देता हूं। देखो हुआ क्या है, ये जो 90s की बात है, डेयरी मिल्क की ना पैकिंग कुछ इस तरीके की होती थी, ये जो आपको दिख रही है। इसमें क्या होता था, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, इसको यूं पकड़ के, और ये जो येलो वाला पार्ट है, गोल्डन पार्ट है, इसको निकालते थे, और फिर एक कागज की, पतली सी कागज की पैकिंग होती थी, इसको निकाल के इसको कागज हटा के फिर खाते थे। तो 90s में ना ऐसी अफवाह फैली थी या सच में हुआ था ये हमें नहीं पता, मीडिया में काफी खबरें आई थी कि जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट है ना उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो गए, चींटियां आ जाती हैं। दुकानों में जो डेयरी मिल्क की चॉकलेटें पड़ी हुई हैं उसमें चींटियां लग जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इनके बिजनेस में काफी, इनकी सेल्स काफी गिरने लग गई। तो इन्होंने एनालाइज करा होगा, इनके जो मैनेजमेंट है इन्होंने भी एनालाइज करा, इन्होंने भी देखा होगा कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। इनके पास क्या आया, एक थ्रेट आ गई एक तरीके की कि हाँ भाई, इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करते हुए इनको पता चला कि जो इनकी सेल है वो गिर गई है, क्योंकि इनकी पैकिंग की वजह से, इनकी जो पैकिंग है, इनकी पैकिंग की वजह से इनकी सेल गिर रही है, कीड़े मकोड़े उस पर लग रहे हैं। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया था बच्चों, इन्होंने डिसीजन ये लिया था, ये इस वाली पैकिंग पर शिफ्ट हो गए थे, जो कि पूरा क्लोज है, अंदर चॉकलेट है, पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरी बंद है। तो इन्होंने डायनेमिक डिसीजन लिया तुरंत कि इनकी सेल 20-30% नीचे गिर गई है। अगर डायनेमिक मैनेजमेंट नहीं होता तो हो सकता है कि वहीं पर बिजनेस बंद करके चले जाते, मगर इनका मैनेजमेंट डायनेमिक था, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि हम भाई पैकिंग ही बदल देंगे ताकि कीड़े मकोड़े लगे ही नहीं चॉकलेट के ऊपर। तो इन्होंने उस टाइम पे डायनेमिक डिसीजन लिया। ऐसे ही मैं इसका एग्जांपल देता हूं, नोकिया अपने टाइम पर जब ऐसे फोन बनाता था ये बटन वाले, तो नंबर 1 कंपनी बन गई थी, हर जगह हर कोई नोकिया का फोन यूज करता था, 3310, 3315, हर जगह नोकिया छाया हुआ था। मगर ट्रेंड चेंज होने लग गया था, लोग क्या कर रहे थे, लोग जा रहे थे टच स्क्रीन फोन के पास, टच स्क्रीन होता था ना, जो अभी भी टच स्क्रीन है, स्मार्टफोन की तरफ जा रहे थे लोग। मगर नोकिया इसमें बेताज बादशाह हो गया था, तो वो इसी की सेल करने में लगा हुआ था, उसने टच स्क्रीन की तरफ दिमाग नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया,
ट्रेंड चेंज हो रहा था, सोसाइटी जा रही थी किस तरफ, टच स्क्रीन की तरफ, मगर नोकिया यही फोन बनाता गया, यही फोन बनाता गया, और हुआ ये कि इनकी सारे की सारी सेल गिर गई और नोकिया के जितनी भी वो थे नंबर 1 चल रहा था वो एकदम से नीचे की तरफ आ गया। जो छोटी छोटी कंपनियां थी, माइक्रोमैक्स, लावा, ये इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मगर नोकिया नहीं कर पाया, और इसी वजह से तब से लेकर आज तक नोकिया कभी उठ ही नहीं पाया मार्केट में। ठीक है जी। मैगी का भी एग्जांपल लेता हूं, मैगी की भी सेल गिर गई थी क्योंकि इसमें मैदा होता है, ऐसी बातें फैली थी, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, तो मैगी ने डायनामिक डिसीजन लिया कि हम आटा मैगी बनाएंगे। आपको मैदे से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, हम आटा मैगी ले आते हैं जी। तो उन्होंने डायनामिक डिसीजन लिया कि हम आटा मैगी लेकर आएंगे, लोगों को खिलाएंगे, तो इनकी सेल फिर बढ़ना शुरू हो गई थी। तो ये होता है डायनामिक डिसीजन लेना, बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को बदलना, खुद के गोल को बदल लेना। ठीक है। तो इसमें मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया कि मैकडोनल्ड्स भी जब इंडिया में आए थे तो इंडिया में काफी चीजें बैन है नॉन वेज में, तो उसका उन्होंने इसमें एग्जांपल दिया। तो उन्होंने भी डायनामिक डिसीजन लिया कि हम इंडिया में ये वाला प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, बाकी के प्रोडक्ट तो बेचेंगे मैक भी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, लास्ट फीचर है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल का मतलब ना आप देख सकते हैं ना ही उसको छू सकते हैं। मैंने क्या कहा था, मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है और अपने बिजनेस का गोल अचीव करता है। ठीक है ना। तो इसी डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए हम इसको पढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इसकी प्रेजेंस को फेल्ट किया जा सकता है, यानी कि फील किया जा सकता है इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये महिलाएं हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, तो यानी कि मैनेजमेंट ने इनसे काम करवाने के लिए इनको बिठाया, इनसे काम करवाया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। मगर इसमें कहीं आप मैनेजमेंट को देख पा रहे हैं? मैनेजमेंट कहीं दिखाई नहीं देगा, उसकी प्रेजेंस दिख रही है यहाँ कि लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाता है, जब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो प्लान दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं मची हुई है, सब कुछ स्मूथली काम हो रहा है, तो समझ जाओ वहां पर मैनेजमेंट है, उसकी प्रेजेंस वहां पर फील करी जा सकती है। मगर मैनेजमेंट को ना देखा जा सकता ना कि छुआ जा सकता है। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, यानी कि जो उसका आउटकम है मैनेजमेंट का वो दिखाई देगा, जो उसका इफेक्ट है वो दिखाई देगा मैनेजमेंट का, नोटिस कर सकते हैं उसको। द इफेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी कि प्लान के अकॉर्डिंगली अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो समझ जाओ कि वहां पर मैनेजमेंट है। एम्प्लॉइज भी वहां पर हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं एम्प्लॉइज भी, एंड देयर इज ए ऑर्डरलीनेस, यानी कि वहां पर सुव्यवस्था है सब कुछ, और कैओस नहीं है, कैओस यानी कि भगदड़ वगैरह नहीं मची हुई है, तो समझ जाओ वहां पर मैनेजमेंट है। तो यानी कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको देखा नहीं जा सकता, मगर उसकी प्रेजेंस कहां पर फील करी जा सकती है, जब उसका जो आउटकम है, जो उसका आउटकम है उसको हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आ गए हैं इसके नेमोनिक्स पर। नेमोनिक्स क्या है? डिग डीसीपी। डिग डीसीपी, डिग का मतलब क्या होता है? डिग का मतलब होता है, एक सेकेंड, डिग का मतलब होता है खोदना। डिग का मतलब होता है खोदना, उसमें सिंगल जी आता है, मगर मैंने डबल जी लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीसीपी मतलब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो डीसीपी को खोदना है। जितना ऊट पटांग नेमोनिक्स बनाओगे ना उतना ज्यादा टाइम तक हमेशा याद रहेगा। तो ऊट पटांग घटिया सा बनाना है, तो हमने भी बना दिया, डीसीपी को खोदना है, डिग डीसीपी। डी से क्या है? डायनेमिक, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। आई से इंटेंजिबल, जी से ग्रुप एक्टिविटी, इस वाले जी से क्या हो गया, क्या हो गया? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और ये वाला डी है ना मल्टी डायमेंशनल, तो डायमेंशनल का मैंने डी ले लिया, तो ये वाला डी हो गया डायमेंशनल। सी से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, पी से परवेसिव। डिग डीसीपी, मगर इसको याद कैसे करना है? इसको याद ऐसे नहीं करना कि डीसीपी को खोदना है, ये तो वाहियात बनाया ताकि याद रहे। इसको याद करना है, पूरी लाइन दिमाग में रखनी है और नारा लगाना है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। ये कम से कम ये लाइन आप मेरे सामने अभी 5 बार बोलिएगा, साथ साथ बोलिएगा। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी। ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये नारा इसलिए लगवाया है, अब जब भी आप आंखें बंद करके ये नारा लगाओगे आपके हाथ अपने आप उठने लगेंगे, आपके
सिस्टम में आ गया है कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी। बस आपको ये याद रहना चाहिए, डी से डायनामिक, आई से इंटेंजिबल, जी से ग्रुप गोल, जी से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डी से डायनामिक और डायमेंशनल, और सी से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और पी से परवेसिव। दैट्स इट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी। ठीक है, ये क्लास यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ। आपको हाईली रिकमेंड, मैंने पहले भी बोला था कि जो मेरी फर्स्ट क्लास है जिसमें मैंने मेगा एग्जांपल कराया, उसको जरूर 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 देखना, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको एंटायर चैप्टर समझा दिया था। सेकेंडली, उसी क्लास में मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है कि आखिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनाने पड़ते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो तो समझ में आ जाता है, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ये सब, मगर क्यों बनाने पड़ते हैं वो भी मैंने डिटेल में समझाया था अपने एग्जांपल से रिलेट करवा के। उसी क्लास में मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ाया था। यहां तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।